कि बांग्लादेश की सेना ने देश में बने हालात पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पड़ोसी देश के हिंसक हालात से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट टॉप 9। बांग्लादेश में आरक्षण के मसले पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब हालात बेकाबू हो गए हैं। देश में पिछले काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने ढाका सहित बांग्लादेश के कई इलाकों में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। आगजनी की घटनाओं में कई जगहों पर बाजार और घरों को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में सड़क पर उतरे लोगों ने जश्न भी मनाया। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा असेंबली में भी निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पूरी असेंबली पर कब्जा कर वहां तोड़फोड़ और बम धमाके की। इस दौरान कई जगहों पर धुआं देखा गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी सेल्फी लेते भी नजर आए। हिंसा के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कोई इमरजेंसी नहीं है। छात्रों की सभी मांगे मानी जाएंगी। हम जल्दी ही अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। सेना को लोगों पर फायरिंग न करने के आदेश दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनके नाम पर सहमति बनती दिख रही है। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान के मुताबिक उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने के ऐलान से पहले राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी इतने आवेश में थे, उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हथौड़े चलाए। वहीं बंगबंधु की एक मूर्ति को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के पीएम हाउस में घुसकर भी खूब उत्पात मचाया और जमकर लूटपाट की। पीएम आवास में घुसे लोगों ने अंडे भी फेंके। बेडरूम में जाकर प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में घुसने के बाद हंगामा किया और लूटपाट की। बांग्लादेश में भड़के हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों घायल हो गए। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। हालात के बाद भारत ने सीमा पर सेना और बीएसएफ को अलर्ट कर दिया है। एयर इंडिया ने ढाका के लिए सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी है। बांग्लादेश में जारी उपद्रव पर नियंत्रण पाने और भीड़ को काबू करने के लिए बांग्लादेश की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हवाई अड्डे पर सुचारू रूप से कामकाज के लिए सेना और वायुसेना तैनात की गई। लोगों को काबू करने के लिए सेना के जवानों ने हवाई फायरिंग की। ब्रिटेन में जारी हिंसा में कहां हुई तोड़फोड़। हिंसा को देखते हुए पीएम स्टार्मर ने हिंसा करने वालों को क्या चेतावनी दी है, देखते हैं ग्लोबल टेंशन की टॉप 9 खबरें। ब्रिटेन में कई दिनों से दंगे और अराजकता का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों ने एक होटल में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। कई दुकानों को लूट लिया गया। प्रदर्शनकारियों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इंग्लैंड के प्रवासी विरोधी प्रदर्शनकारियों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। ब्रिटेन भी पिछले कई दिनों से दंगों की आग में झुलस रहा है। ब्रिटेन के रॉदरहैम में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों पर हमला करते दिखे, जिसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी की। यूनाइटेड किंगडम के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही है। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं, पत्थर और डंडों से लगातार हमला कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स ने होटलों में घुसकर जबरदस्त हिंसा और मारपीट की। इंग्लैंड के बोल्टन इलाके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस आमने सामने से भिड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद हालात पर काबू पाने के लिए घुड़सवार पुलिस को तैनात किया गया। इंग्लैंड के कई शहर रॉदरहैम, शेफील्ड सहित कई शहर हिंसा से प्रभावित हुए हैं। इंग्लैंड में 31 जुलाई से भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हालात को देखते हुए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का निर्देश दिया। सूत्रों की माने तो इंग्लैंड में इस हिंसक झड़प की अगुवाई ब्रिटेन के राइट विंग के नेता कर रहे हैं। ब्रिटेन में प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन के शहरों पर अपना कब्जा कर लिया। मिडलसब्रो इलाके में प्रदर्शनकारी आम लोगों को निशाना बनाते नजर आए, जिसके बाद लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के कई इलाके युद्ध क्षेत्र जैसे दिखे। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में अशांति के हालात खत्म नहीं हुए। ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में भी प्रदर्शनकारी और पुलिस भिड़े नजर आए। यहाँ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई झड़पें भी हुई।
इंग्लैंड में इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शनकारी और इसका विरोध करने वालों के बीच झड़पें हो रही हैं। प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 10 से 12 लोग मिलकर एक अकेले नागरिक की पिटाई कर रहे हैं। इजराइल की ईरान पर हमले की क्या तैयारी है? इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को क्या चेतावनी दी है और क्या रूस जंग में देगा ईरान का साथ? आइए देखते हैं महायुद्ध की 9 बड़ी खबरें। इजराइल ने ईरान पर हमले की योजना तैयार कर ली है। इजराइल प्रीएम्प्टिव अटैक के लिए भी तैयार है। ईरानी हमले के सबूत मिलने के बाद इजराइल का हमले का प्लान है। ईरान के हर एक्शन पर इजराइल इंटेलिजेंस नजर रखे हुए है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि हमला करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के हर हाथ को उखाड़ फेंकेंगे। खबर है कि रूस ईरान के साथ युद्ध में शामिल हो सकता है। रूस ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस ईरान की मदद से पीछे नहीं हटेगा। रूस ईरान को हथियार की सप्लाई करेगा। जंग के दौरान नेतन्याहू कैबिनेट अंडरग्राउंड बंकर में काम करेगी। नेतन्याहू हाई सिक्योरिटी यरूशलेम की हाई सोसाइटी बंकर से कमांड करेंगे। नेतन्याहू के अंडरग्राउंड बंकर की तस्वीरें सामने आई है। इस अंडरग्राउंड बंकर में इजरायली डिफेंस फोर्स के कंट्रोल नट्स मौजूद हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल पर हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। ब्लिंकन के मुताबिक ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने G7 देशों को तैयार रहने को कहा है। पाकिस्तान ने जंग में ईरान की मदद करने का फैसला किया। ईरान को पाकिस्तान की सबसे घातक मिसाइलें दी जा सकती हैं। पाकिस्तानी बेड़े में शामिल शाहीन 3 मिसाइल को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। इजराइल की एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के कफर किला इलाके में हमला कर जमकर तबाही मचाई। अटैक में क्षेत्र में मौजूद हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया। दक्षिणी लेबनान के अल जबल में ड्रोन हमले के जरिए जमकर तबाही मचाई है। इजराइल में बने युद्ध के हालात को देखते हुए बेरूत एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी गई। हजारों लोग लेबनान छोड़कर जा रहे हैं। कई देशों के दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन की सेना ने और आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सैलाब टॉप 9 में। बाढ़ ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के कई इलाकों में कोहराम मचा रखा है। कराची के अलग अलग इलाकों में 40 से 60 मिलीमीटर बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। लाहौर में भी बारिश के चलते कई इलाकों से जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में गिलगित में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। कई जगहों पर हुए भारी लैंडस्लाइड से भी तबाही हुई है। गिलगित के रहीमाबाद इलाके में बाढ़ से घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। लोगों ने भागकर बेकाबू सैलाब से अपनी जान बचाई। रूस में भी बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। बुराटिया में बाढ़ की वजह से एक डैम क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते 6 पुल बह गए। भारी बहाव बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कुछ जगहों पर घरों की पहली मंजिल पर पानी भरा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। गुजरात के नवसारी जिले में बारिश के चलते अंबिका नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसके चलते रिहायशी इलाकों में तेजी से पानी भरने से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खड़कवासला डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पुणे के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। खतरे को देखते हुए कई इलाकों में घरों को खाली करा दिया गया। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे का दौरा कर अधिकारियों को लोगों की मदद के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के समेज गांव में बादल फटने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुन्नी डैम के पास डोगरी से 2 शव बरामद किए हैं। दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, सीआईएसएफ, फायर ब्रिगेड लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटी है। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। 30 दिनों से जल रहे बांग्लादेश में आज सिर्फ 30 मिनट के घटनाक्रम में तख्ता पलट हो गया। सिर्फ 7 महीने पहले प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई शेख हसीना को कुर्सी के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि पीएम रहते हुए भी वो देश के नाम एक वीडियो संदेश तक जारी नहीं कर पाई। शेख हसीना के देश छोड़ते ही सेना ने कमान संभाल ली। सेना प्रमुख ने जल्दी एक अंतरिम सरकार देने का भरोसा दिलाया, लेकिन सत्ता के इस खेल में अब बांग्लादेश का भविष्य किस ओर जाएगा ये कोई नहीं जानता है। और बांग्लादेश की सड़कों पर सत्ता का खेल किस कदर खूनी हो चुका है ये आज बांग्लादेश से आई इन 10 तस्वीरों से और उसके अपडेट से समझिए। धू धू कर जलती इमारत की ये तस्वीर बांग्लादेश के ढाका की है। वहां दंगाइयों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के राजभवन के पार्किंग लॉट में जमकर तोड़फोड़ की। वहां खड़ी कारों को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी नहीं बख्शा। प्रदर्शनकारियों ने कई फीट ऊंची मूर्ति पर चढ़कर उसे हथौड़े से तोड़ डाला। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी शेख हसीना के आधिकारिक आवास में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने यहां जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान आम लोगों के साथ सेना के जवान भी नजर आए। আমি গণভবনের ভিতরে এখন গণভবনের মধ্যে অবস্থান করতেছি। भीड़ पीएम शेख हसीना के बेडरूम में भी घुस गई। कोई उनके बेड पर लेटकर वीडियो बनाता नजर आया तो कोई उनकी अलमारियों को तोड़ता और खंगालता दिखा। लोग बतख, मछली, तकिया, गद्दे तक उठाकर ले गए। पीएम शेख हसीना के घर में भीड़ ने जमकर लूटपाट की। कुछ लोग शेख हसीना के घर से मेकअप का सामान तो कोई कुर्सियां और डिब्बे उठाकर ले जाता नजर आया। लोगों ने पीएम ऑफिस में भी जमकर उत्पात मचाया। यहां रखी कुर्सियां, टेबल जो भी लोगों के हाथ आया या तो उसे उठाकर ले गए या फिर तोड़ डाला। लूटपाट के बाद दंगाई पीएम हाउस की कैंटीन में पहुंचे। यहां लोगों ने बावर्चियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद वो बिरयानी का लुत्फ उठाते नजर आए। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश असेंबली में भी पहुंचे। उन्होंने असेंबली में जमकर तोड़फोड़ की। कुछ प्रदर्शनकारी सांसद
इजराइल सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा हमला होगा। ये ईरान का अल्टीमेटम है, ताजा धमकी है जो IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दी है। इजराइल की सोच से बड़ा और अभूतपूर्व हमला करेंगे। अब सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान परमाणु हमला करने वाला है? क्या ईरान ने परमाणु एटम बम बना लिया है? क्या ईरान इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करके इजराइल में भयानक विस्फोट करना चाहता है? धमकी के तुरंत बाद ईरान ने 2 वीडियो भी जारी किए हैं। इस वीडियो के जरिए ईरान ने बताया है कि वो कैसे इजराइल को दहलाएगा, कैसे एक साथ ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल इजराइल में तबाही मचाने के लिए तैयार है। इस दूसरे वीडियो में ईरान ने उन फैक्ट्रियों को दिखाया है जहां युद्ध स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं। यानी ईरान पहले इजराइल से लंबे युद्ध के लिए हथियार बना रहा है, फिर वो अटैक करके इजराइल में बारूदी जलजला ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर परमाणु बवंडर आ जाएगा। मिडिल ईस्ट युद्ध का एक नया मोर्चा बन जाएगा, जिसमें खास तौर पर नए बड़ी महाशक्तियों का टकराव होना तय है। ईरान की धमकी के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें तमाम शीर्ष कमांडर शामिल हुए। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें योव गैलेंट के पास IDF प्रवक्ता डैनियल हैगरी बैठे हैं, साथ ही दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। मीटिंग में गैलेंट ने इजराइल को एक अभेद्य किले में बदलने का फरमान जारी कर दिया। अरब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध की धमकी के अलावा कूटनीतिक दांव भी खेले जा रहे हैं। युद्ध होने की स्थिति में कौन किस पाले में जाएगा, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ सेंटकॉम चीफ इजराइल जा पहुंचे हैं, जहां वो जॉर्डन जाएंगे। सेंटकॉम चीफ लाल सागर और भूमध्य सागर से संभावित खतरे को लेकर प्लानिंग करने इजराइल पहुंचे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इस्लामिक देशों को साथ आने के लिए कहा है। जॉर्डन और अमेरिका समर्थित अरब देशों को संदेश दिया है कि इजराइल पर हमला होकर रहेगा। दरअसल ईरान इजराइल पर ठीक गाजा जैसा हमला करना चाहता है, यानी नरसंहार करना चाहता है। इसका अंदाजा इजराइल को भी है, इसलिए हमले से निपटने और तैयारी तेज करने के लिए नेतन्याहू की पूरी कैबिनेट को एक सीक्रेट बंकर में भेज दिया गया है। अब वहीं से हर फैसला लिया जा रहा है। उधर अमेरिका ने भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने 12 वॉरशिप की तैनाती की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर में 4 वॉरशिप लगाई हैं, जिनके टारगेट पर लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया और वेस्ट बैंक दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हैं। इसी तरह ईरान को टारगेट करते हुए फारस की खाड़ी में भी अमेरिका ने 4 युद्धपोत लगाए हैं, जो ईरान के अलावा इराक पर भी सीधा हमला कर सकते हैं। जबकि लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए 4 कॉम्बैट शिप लगाए हैं, जो सीधे तौर पर यमन में हूती ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका की साख मिडिल ईस्ट में दांव पर लगी है। वो इजराइल को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, फिर चाहे उसे ईरान से ही क्यों ना टकराना पड़े। तो इजराइल भी युद्ध की तैयारी कर चुका है। नेतन्याहू की कैबिनेट यरूशलेम शिफ्ट कर दी गई है। यरूशलेम में कैबिनेट के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया है। खुफिया बंकर को वॉर कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। बंकर से ही कैबिनेट युद्ध से जुड़े अहम फैसले लिया करेगी। बंकर की सुरक्षा के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। बंकर की सुरक्षा का जिम्मा मोसाद के पास है, जबकि शिन बेट ने सीक्रेट सेंटर यरूशलेम में बनवाया है। बंकर इतना मजबूत है कि परमाणु बम के हमले का भी असर नहीं होगा।
बंकर के अंदर से ही ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक का फरमान दिया जा सकता है। बंकर से निकलने का खुफिया रास्ता यरूशलेम से तेल अवीव तक बनाया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ है कि 48 घंटे में ईरान बड़ा हमला कर सकता है, जिस पर मोसाद ने भी मोहर लगाई है। ईरान 3 तरफा हमला करने की तैयारी में है। सबसे पहले इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक करेगा। इसके अलावा इजराइल के बाहर भी हमला करेगा। साइप्रस में अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है। साथ ही ग्रीस में इजराइल के मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी में है। यानी ईरान अमेरिका और इजरायली ठिकानों को न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि अरब के पास पड़ने वाले ठिकानों को भी तहस नहस कर देना चाहता है, जिससे इजराइल को तुरंत मदद ना मिल सके। ईरान की इस हिमाकत को रोकने के लिए अमेरिका ने अब्राहम लिंकन बेड़े को गुआम से मिडिल ईस्ट भेज दिया है। अब इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। अगर इजराइल को जरा भी अंदेशा हुआ कि हमला होने वाला है तो इजराइल ईरान पर पहले बमबारी शुरू कर देगा। और उसके ठिकाने पर ईरान के वो न्यूक्लियर ठिकाने होंगे जहां ईरान परमाणु बम बना रहा है। जिसमें इस्फहान, नातांज, फोर्दो, तेहरान और अरक सबसे पहले टारगेट होंगे। इनकी जानकारी परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी ने भी दे दी है। इस बीच बैकडोर से अमेरिका कूटनीतिक तरीके से युद्ध रुकवाने की कोशिश में लगा है। पिछले 20 साल में जॉर्डन के विदेश मंत्री पहली बार तेहरान यात्रा पर हैं। दरअसल जॉर्डन इजराइल का सुरक्षा कवच बन सकता है। अमेरिका के कहने पर ईरान से युद्ध रोकने की डील कर सकता है। हालांकि ईरान कह चुका है इजराइल ने रेड लाइन पार की है, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अगले 48 घंटे पूरे अरब के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इन्हीं में तय होगा कि अरब में तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट होगा या फिर जॉर्डन की युद्ध रोकने की अपील ईरान मानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान की धमकी के बाद इजरायल में इमरजेंसी मीटिंग हुई है। मीटिंग में रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ कई कमांडर शामिल रहे। ईरान का हमला रोकने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है। तो ये उस मीटिंग की तस्वीरें देखिए आप। और हमास चीफ हानिया और हिज्ब कमांडर फवाद की मौत के बाद ईरान और इजरायल में तनाव चरम पर पहुंच गया था। मगर इसी बीच 31 जुलाई को सीरिया में इजरायली सेना ने IRGC के कमांडर अली हाजी जादेह को ढेर कर दिया। बस फिर क्या, इस हमले से भड़के ईरान ने इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दावा किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में किसी भी वक्त इजरायल पर हमला हो सकता है। मगर इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि इस बार इजरायल पर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन अलग अलग फ्रंट से प्रहार करेंगे। ईरान ने IRGC समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों को अलग अलग टास्क भी सौंपा है। आखिर क्या है ईरान की इजरायल के खिलाफ ये नई युद्ध नीति, ये देखिए। ईरान के प्रतिशोध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल से बारूदी इंतकाम लेने का वक्त भी नजदीक आ चुका है।
और दावा किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में इजरायली धरती अब तक के सबसे भीषण अटैक से थर्रा सकती है। तेल अवीव, यरूशलेम समेत इजराइल का कोना कोना बारूदी कोहराम से धधक सकता है। वैसे तो ईरान और इजराइल में अदावत दशकों पुरानी है, मगर मौजूदा वक्त में ईरान और इजराइल के बीच जंग के जो हालात बने हैं उसकी वजह है 30 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अरब के 3 देशों में हुआ इजराइल का हंट ऑपरेशन। सबसे पहले 30 जुलाई की रात 8 बजे आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बैरूत के अल हरीक इलाके में एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर फवाद शुक्र मारा गया, जिसे नसरल्लाह का राइट हैंड भी माना जाता था। ठीक इसी तरह 30-31 जुलाई की रात 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मिसाइल हमला हुआ, जिसमें हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत हुई। और इस हमले के 19 घंटे बाद यानी 31 जुलाई की रात 9 बजे सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ ने हवाई हमला किया, जिसमें आईआरजीसी के टॉप कमांडर अमीर अली हाजीजादे ढेर हुआ। इस हंट ऑपरेशन के जरिए जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास को गहरा जख्म दिया, वहीं आईआरजीसी कमांडर को सीरिया में मौत के घाट उतारकर इजराइल ने ईरान को भड़का दिया। ऐसे में यह आशंका जताई जाने लगी है कि प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर ईरान अपने दुश्मन इजराइल से अब तक का सबसे भीषण प्रतिशोध लेगा। इजराइल पर कई फ्रंट से प्रहार करेगा। तो आपको बता दें कि ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ हमले की नीति में जबरदस्त बदलाव किया है। और आईआरजीसी समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों को अलग अलग टास्क बांटा है। यानी कौन कहां हमला करेगा, किसके टारगेट पर क्या होगा, इसका ब्लूप्रिंट ईरान तैयार कर चुका है। आखिर कैसे, देखिए। तो ईरान इंतकाम लेगा, इजराइल पर प्रचंड प्रहार करेगा, ये करीब करीब तय। मगर इसी बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले को लेकर युद्ध नीति में बदलाव किया है। वो ये कि ईरान और अरब में मौजूद उसके तमाम प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर अलग अलग फ्रंट से हमला करेंगे। जहां ईरान की सेना इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में बमबारी करेगी, तो वहीं हिजबुल्लाह और हूती के टारगेट पर भूमध्य सागर से सटे इजराइल के पोर्ट, खासकर इलाट और हाइफा होंगे। इसके अलावा बाकी प्रॉक्सी संगठन इजरायली सेना के एयरबेस और मिलिट्री बेस को निशाना बनाएंगे, इजरायली सेना के हथियार के गोदाम को तबाह करेंगे। दरअसल 30 से 31 जुलाई के बीच जिस तरह इजराइल ने हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के कमांडर्स को ढेर किया, उससे पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मच गई। तेहरान से लेकर बैरूत तक इजराइल से इंतकाम लेने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि बैरूत और लेबनान की सड़कों पर कई बड़े पोस्टर लगाए गए, जिसमें ईरान के पूर्व टॉप कमांडर सुलेमानी, हिज्ब कमांडर फवाद और हमास चीफ हानिया की तस्वीर लगी हुई थी। और पोस्टरों पर इजराइल का वजूद मिटाने जैसे नारे भी लिखे गए थे। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह पहला विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की सर्बिया में हत्या को लेकर भड़का था, उसी तरह अरब में महाजंग का आगाज इन 3 चेहरों के प्रतिशोध के साथ शुरू होगा।
हालांकि ईरान ने अब तक इजराइल पर हमला नहीं किया है, मगर आज सुबह से ही ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले का आगाज कर चुके हैं। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने भीषण स्ट्राइक की, घातक मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया। उत्तरी इजराइल के इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बने। वहीं लाल सागर में हूती ने विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। हूती ने रूसी मिसाइल सिस्टम KUB से MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। इसके अलावा एक कार्गो शिप पर भी मिसाइलों से धावा बोला। यानी आसमान के जिस शिकारी को बाइडेन ने हूती का शिकार करने के लिए भेजा, यमन के हूती लड़ाकों ने उसी शिकारी का बेहद ही विध्वंसक अंदाज में शिकार कर लिया। अब तक हूती के लड़ाके अमेरिका के 7 रीपर ड्रोन को नेस्तनाबूद कर चुके हैं। وردا على العدوان الامريكي البريطاني على بلدنا تمكنت قوات الدفاع الجوي। दरअसल ईरान की रणनीति साफ है, वो ये कि ताबड़तोड़ अंदाज में इजराइल की धरती को बम गोला बारूद से दहलाया जाए, तो वहीं लाल सागर और भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल आने वाले जहाजों को तबाह किया जाए। ताकि इजराइल का कनेक्शन बाहरी दुनिया से कट जाए, ठीक वैसे ही जैसे IDF ने गाजा को दुनिया से काटा। जिसका नतीजा यह होगा कि इजराइल में खाद्य संकट गहराता जाएगा और इजराइल के लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाएंगे। अब यह देखना होगा कि ईरान के बारूदी चक्रव्यूह को नेतन्याहू कैसे तोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल पर हमास की रॉकेट स्ट्राइक से जुड़ी एक बड़ी खबर है। देखिए आपके सामने, इजराइल पर हमास की रॉकेट स्ट्राइक। इस्दुद और अश्कलोन पर दागे गए रॉकेट। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली। हमले का वीडियो भी अल कस्साम ने जारी किया। तो ईरान का ऑपरेशन थर्ड टेम्पल शुरू हो चुका है। यहूदी कैलेंडर का सबसे दुखद दिन तिशा बाव बेहद करीब आ रहा है। इसी दिन यरूशलेम में यहूदियों का पवित्र मंदिर ध्वस्त हुआ था। अब ईरान इसी दिन यानी 12 अगस्त को इजराइल को कभी ना भूलने वाला जख्म देने की तैयारी में। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। ईरान की इस तैयारी के बीच इजराइल एक बड़े युद्ध के लिए तैयार है, तो वही अमेरिका भी इजराइल को ईरान के प्रतिशोध से बचाने का इंतजाम कर रहा है। मिडिल ईस्ट से भूमध्य सागर तक बड़ी तैनाती कर दी गई है। हथियारों की खेप भी पहुंचाई जा रही है। ईरान के अभिमान की 2 सबसे बड़ी वजह। पहली, ऐसी घातक मिसाइलें और दूसरी लॉन्ग रेंज के विध्वंसक ड्रोन। लेकिन मौजूदा दौर में ईरान के न्यूक्लियर पावर बन जाने का अंदेशा है। यही वजह है कि अरब वॉर की आशंका ने बड़े बड़े देशों को बेचैन कर दिया है। अमेरिका को शक है कि शायद इस बार वार पलटवार सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक ही सीमित ना रहे। अंदेशा है कि रूस की मदद से ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुका है। परमाणु हथियारों से ईरान इस बार हमला कर सकता है। रूस चीन से ईरान को परमाणु हथियार दिए जा सकते हैं। इजराइल पहले ही परमाणु शक्ति देश है, यानी जरा सी बात बिगड़ी तो दुनिया का एक कोना परमाणु धमाकों से दहल सकता है।
इसराइल के लिए चिंता की बात यह है कि इस बार प्रॉक्सी संगठनों की मदद से इसराइल की घेराबंदी कर दी गई है। इसराइल पर कई दिशाओं से हमला हो सकता है। तमाम आशंकाओं के बीच इसराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी तैयारी शुरू कर चुका है। सीरिया में अमेरिका ने अस्थायी एयर स्ट्रिप बनाई है। जॉर्डन की सीमा के करीब अमेरिका नई तैयारी में है। सीरिया में अल तन्फ गैरिसन बेस को एक्टिव किया जा रहा है। इसके अलावा हवा से बमबारी की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के सफाई के लिए अमेरिका इजराइल को घातक बम देने जा रहा है। 1800 बम इजराइल भेजने की तैयारी है। अमेरिका से मार्क 84 बम की सप्लाई होगी। 900 किलो का बम बड़ी बड़ी इमारत गिराने की ताकत रखता है। गाजा में अमेरिकी मार्क 82 बम के हमलों को देखा गया था, लेकिन अब लेबनान में हमले के लिए इजराइल को मार्क 82 से दुगनी ताकत वाला बम मिलने वाला है। इजराइल भी अपने हथियारों से युद्ध के लिए तैयार है। हाइफा पोर्ट पर इजराइल ने कई युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये युद्धपोत हमला नहीं करेंगे, बल्कि हाइफा पोर्ट की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये सभी युद्धपोत सी डोम से लैस हैं। सी डोम आयरन डोम का नेवल वर्जन है, यानी हाइफा पोर्ट को कई एयर डिफेंस से सुरक्षित किया गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन इजराइल का हौसला बढ़ा रहा है। यहां सबसे आगे है अमेरिका का बेहद ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, और उसके पीछे इस स्ट्राइक ग्रुप के तमाम युद्धपोत। ईरान से अभी एक मिसाइल भी नहीं दागी गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में विध्वंसक मिसाइलों के साथ अमेरिकी युद्धपोत इजराइल की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। भूमध्य सागर में यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस बल्कली, यूएसएस वास्प और यूएसएस न्यूयॉर्क जैसे कैरियर्स पहुंच चुके हैं। समंदर में तैयारी के साथ ही कतर में मौजूद एयरबेस पर अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब जरा अंदाजा लगाइए, समुद्र और हवा से ईरान पर हमलों की शुरुआत हुई तो कैसा भयावह मंजर होगा। इजराइल की सरकार अब परमाणु बंकर से चल रही है और इजराइल की सेना मोर्चे पर तैनात की जा चुकी है। इंतजार सिर्फ पहले प्रहार का है। इस बीच इराक में भी कई धमाके हुए हैं। अमेरिका मौजूदा हालात को देखते हुए इराक से सेना हटाने का प्लान कैंसिल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका का अजय आसमानी योद्धा F-16 यूक्रेन पहुंच चुका है। ज़ेलेंस्की की पायलट यूक्रेन के आसमान में F-16 से निगरानी रख रहे हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिकी फाइटर जेट को एक बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं, लेकिन फाइटर जेट यूक्रेन और पूरे यूरोप को एटमी आग में धकेल सकता है। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन की एटमी घेराबंदी शुरू कर दी है, और इसके साथ ही पुतिन ने ऐलान किया है कि जो रूसी पायलट F-16 को ध्वस्त करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। Від російських літаків. बीते एक साल से आसमान के जिस शिकार का इंतजार यूक्रेन को था, वो अब खत्म हो चुका है। अमेरिका का अजय योद्धा F-16 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच चुका है। उसकी जमीन पर खड़ा है, आसमान में परवाज भर रहा है।
ये तस्वीरें यूक्रेन के एयरफोर्स डे की हैं, जिससे 24 घंटे पहले 4 अगस्त को मनाया गया। इसी दौरान जेलेंस्की ने खुलासा किया कि अमेरिका का F-16 फाइटर जेट रूसी सेना में तबाही मचाने के लिए यूक्रेन पहुंच चुका है। Ми багато зробили для того, щоб українські повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації, на західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні इस साल के आखिर तक यूक्रेन को कुल 60 फाइटर जेट दिए जाने हैं, जिसमें से 10 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच चुके हैं। ये फाइटर जेट डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने भेजे हैं। एयरफोर्स डे के मौके पर यूक्रेन के पायलट्स ने F-16 उड़ाकर अपनी महारत और ताकत का ट्रेलर भी रूस को दिया। साथ ही ये मैसेज भी दिया कि F-16 की हर बारीकी यूक्रेनी पायलट पकड़ चुके हैं। यूक्रेन में मौजूद फाइटर जेट की जो पहली तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें ये आसमानी शिकारी 2 एयर टू एयर मिसाइलों से लोडेड दिख रहे हैं। F-16 पर तैनात ये मिसाइल AIM-9M मिसाइल है, जो एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं दूसरी मिसाइल का नाम AMRAAM 120C है। ये एक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दावा है कि अभी यूक्रेन को F-16 के साथ इन्हीं दोनों मिसाइलों को दिया गया है। AMRAAM 120C और AIM-9M मिसाइल को खास तौर से आसमानी युद्ध के लिए तैयार किया गया है। इनका मकसद रूस के फाइटर जेट और कीव की तरफ बढ़ती मिसाइलों को नष्ट करना होगा। F-16 फाइटर जेट्स को जेलेंस्की ने युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। यूक्रेन से मिले इनपुट्स के मुताबिक 3 फाइटर जेट्स को ओडेसा, जबकि 7 फाइटर जेट्स को दक्षिणी यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया है। इन दोनों मोर्चों पर F-16 की तैनाती रूस के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। दरअसल दक्षिणी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन की आर्मी के बीच जबरदस्त जंग चल रही है और रूस इस इलाके में आगे बढ़ रहा है। F-16 की तैनाती के बाद यूक्रेन को नई ताकत मिलेगी और वो रूस की सेना को आगे बढ़ने से रोक सकेगी। 24 घंटे पहले यूक्रेन ने रूसी सबमरीन को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद रूस के ओडेसा पोर्ट पर हमले के इनपुट्स मिले। ओडेसा में F-16 की तैनाती के बाद यूक्रेन की सेना को और मदद मिलेगी और वो रूस के प्लान को विफल कर सकेगी। इधर यूक्रेन को F-16 की पहली खेप मिली तो उधर क्रेमलिन से परमाणु तबाही के संकेत मिलने लगे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने F-16 पर बयान जारी करते हुए कहा, F-16 का इस्तेमाल परमाणु और गैर परमाणु हमलों के लिए किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइटर जेट में क्या बदलाव किए गए हैं। हम यूक्रेन को मिले F-16 को परमाणु सक्षम फाइटर जेट मानेंगे। ये अमेरिका और नेटो का उकसावे वाला कदम है। यूक्रेन और पश्चिम को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल नेटो और अमेरिका की तरफ से F-16 को सिर्फ यूक्रेनी जमीन पर जंग लड़ने की इजाजत दी गई है, लेकिन नीदरलैंड्स का मानना है कि विषम हालातों में यूक्रेन को F-16 से रूस पर हमले की इजाजत देनी चाहिए। नेटो देशों से मिल रहे संकेतों से क्रेमलिन को डर है कि अमेरिका की अटैक मिसाइल की तरह यूक्रेन F-16 का इस्तेमाल भी रूसी जमीन को दहलाने के लिए कर सकता है। ऐसे में उसने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी परमाणु तैनाती की है। 12 जगहों पर परमाणु मिसाइलों को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। Tu-160 बॉम्बर भी एक निर्देश पर हमले के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि F-16 फाइटर जेट अगर रूस के रडार सिस्टम में दिखे तो पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे देंगे। एक तरफ रूस परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो वहीं F-16 को यूक्रेन में राख बनाने के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। दरअसल क्रेमलिन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है।
रूसी फाइटर जेट्स को F-16 ढूंढ कर टारगेट करने के लिए कहा गया है। F-16 फाइटर जेट गिराने वाले पायलट को बड़ा इनाम दिया जाएगा। F-16 गिराने पर एयरफोर्स में प्रमोशन देने की भी बात है। F-16 के खिलाफ रूस MiG-31 फाइटर जेट की एक बड़ी फ्लीट भी यूक्रेन भेजने की तैयारी में है। ये उसी की तस्वीरें हैं जो फिलहाल लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइलों के साथ F-16 गिराने की प्रैक्टिस कर रही है। और अब बात बांग्लादेश की। 2 महीने से आरक्षण के विरोध की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में आज तख्ता पलट हो गया। पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और देश की कमान सेना प्रमुख के हाथों में आ गई है। भारी अराजकता के बीच बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास तक को लूट लिया गया। हजारों लोग देश की संसद में घुस गए। आंदोलन और प्रदर्शन अब हिंसा, दंगा और लूट में तब्दील हो चुका है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनकी पार्टी के दफ्तर जला दिए गए और हर जगह से उनकी तस्वीर हटा दी गई। सड़क पर नारेबाजी करने वाली भीड़ प्रधानमंत्री आवास के भीतर थी। तख्ता पलट का जश्न ऐसा मना कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। कोई शेख हसीना के बेडरूम में तस्वीरें खिंचवा रहा था, तो कुछ लोग पीएम आवास के किचन में तैयार लंच का लुत्फ उठा रहे थे। जहां कुछ घंटे पहले तक पीएम शेख हसीना मौजूद थी, वहां उन्मादी भीड़ जमा थी। पीएम हाउस में जिसके हाथ जो लगा वो उठाकर ले गया। कपड़े, बर्तन तक लूट लिए गए। सेना की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। पीएम हाउस में घुसी भीड़ को खुली छूट थी। कुछ लोग पीएम हाउस के सरोवर में नहाने लगे, तो कुछ बोटिंग करने लगे। ये सब कुछ शेख हसीना के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही हुआ। अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेख हसीना को देश छोड़ने में थोड़ी देर भी होती तो लाठी डंडे से लैस ये भीड़ पीएम हाउस में न सिर्फ लूटपाट मचाती, बल्कि पीएम हाउस में खून भी बहा सकती थी। लेकिन तख्ता पलट की तैयारी तो सेना शायद पहले ही कर चुकी थी। यही वजह है कि ढाका की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ते ही सेना ने पीएम शेख हसीना को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया गया। पीएम हसीना इस्तीफे से पहले भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन सेना के अल्टीमेटम की वजह से ऐसा नहीं हो सका। सेना के जवान खुद जगह जगह से शेख हसीना की तस्वीरें उतारते नजर आए। सड़क पर सेना के जवानों ने गोली चलाकर शेख हसीना के तख्ता पलट का स्वागत किया। देश में हालांकि अराजकता का माहौल 24 घंटे पहले ही बन चुका था, लेकिन तख्ता पलट के बाद देश के पीएम हाउस से लेकर संसद तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया।
संसद में भीड़ ने भारी तोड़फोड़ मचाई। पीएम हाउस के कैंपस से लेकर अंदर के कमरों तक भारी लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। सोमवार की दोपहर सबसे पहले शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आई और फिर हेलीकॉप्टर की इन तस्वीरों से देश छोड़ने का दावा किया गया। शेख हसीना के प्रति प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हमला कर दिया। बांग्लादेश से सामने आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी बंगबंधु की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाते दिखे। कई जगहों पर पत्थरबाजी की गई। बांग्लादेश की संसद में हजारों लोग जमा हो गए थे। छत से लेकर सामने सड़क तक लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। ढाका के कॉक्स बाजार में तो बाकायदा जेसीबी मशीनें मंगवा ली गईं ताकि हसीना सरकार की हर निशानी को मिटाया जा सके। लूटपाट के बीच पीएम हाउस और आवामी लीग के दफ्तरों से लूट में जिसके हाथ जो लगा वही लेकर चल पड़ा। सड़क पर लोग रिक्शे से लूट के सामान को ले जाते दिखे। फ्रिज, टीवी जैसे महंगे सामान तो लूटे ही गए, लोग कुर्सियां और गद्दे तक लूट कर ले गए। लोग मुर्गे, मछली और बकरी तक लूट कर अपने साथ ले गए। बांग्लादेश से दोपहर में शेख हसीना की ये तस्वीरें सामने आईं और इसके बाद शेख हसीना दिल्ली के करीब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर नजर आईं। शेख हसीना तो सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंच गईं, लेकिन बांग्लादेश कई घंटे तक जलता रहा। बांग्लादेश में जगह जगह से काला धुआं उठ रहा था। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तरों को जलाया जा रहा था। आवामी लीग के दफ्तरों से बोर्ड उखाड़े गए और फिर दफ्तर की इमारत में आग लगा दी गई। हिंसा और आगजनी के बीच लोग तख्ता पलट की खुशी में नाच भी रहे थे। बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में 2 महीने पहले आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। संक्षेप में पूरे आंदोलन की कहानी बताते हैं। 5 जून हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदारों को नौकरी में 56% कोटा देना तय किया। 12 जुलाई कोटा का विरोध तेज होता गया, प्रदर्शन हिंसक हुआ और दुकानें जलाई गईं। 14 जुलाई शेख हसीना के प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहने के बयान पर हिंसा भड़की। 19 जुलाई पुलिस की गोलीबारी में एक दिन में 60 लोगों की मौत हो गई। 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी में कोटा को घटाकर 7% कर दिया। 2 अगस्त ढाका समेत कई इमारतों में फिर हिंसा भड़क गई। 4 अगस्त पुलिस की गोली और हिंसा में एक दिन में 100 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को ढाका में बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी। लोग सड़क पर उतरे और दोपहर तक बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्या दक्षिण कोरिया पर जल्द ही हमला होने वाला है? क्या कोरियाई प्रायद्वीप एटमी मिसाइलों से दहलने वाला है? क्या किम की जंगी ख्वाहिश से महायुद्ध छिड़ने वाला है?
इन तमाम आशंकाओं के पीछे की वजह है दक्षिण कोरिया और अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की ही न्यूज एजेंसी KCNA ने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने 250 से ज्यादा मिसाइलें बॉर्डर पर तैनात की हैं। पिछले एक हफ्ते से ब्रिटेन के कई शहर इसी तरह लग रहे हैं। दंगाइयों पर काबू पाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ये ब्रिटेन के टेमवर्थ से आई तस्वीरें हैं, जहां एक होटल में हिंसक प्रदर्शनकारी जा घुसे। होटल में जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस रोकने आई तो उस पर भी पत्थरबाजी की। ये साउथ ब्रिटेन के रॉथरहैम से आई तस्वीरें हैं, जहां दंगाइयों ने कई दुकानों में आग लगा दी और उन्हें लूट लिया। कई जगह तो दुकान में घुसकर लूटपाट की गई। वहां पहुंचे लोगों को खरीदारी करने से रोका गया। साउथपोर्ट में हालात काफी बेकाबू हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम है। कई जगहों पर पुलिस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने कई इलाकों में मार्च पास्ट किया। घोड़ों पर सवार होकर पुलिसकर्मी आए तो उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। इस दौरान पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने नारेबाजी कर रहे थे। कुछ देर में हिंसक हो उठे। ऐसे हालात पर ब्रिटेन के PM ने कहा है, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा।
ने और एक इस्लामिक जिहादी ग्रुप से लिंक होने की खबर वायरल हो गई। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें से कुछ लोगों ने अप्रवासी और उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाना शुरू किया, जिससे ये हिंसक प्रदर्शन कई दूसरे शहरों में फैल गया और ब्रिटेन सुलगने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में यहां पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? This is News 9 Live, India's only digital exclusive live stream. For the early adopters, bringing you the news 24/7. For the small audiences on the smartest TV. ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या? Touch luxury laminates, plywood, wooden floors. Stay curious. बांग्लादेश के हालात को लेकर पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। शेख हसीना से मुलाकात के बाद पीएम आवास पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। पीएम की हाई लेवल मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हैं। डोभाल बांग्लादेश के हालात की जानकारी दे सकते हैं। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम
expectations have to be met. If you look at the political surface, but not the living. People. Bringing you the news 24/7 for the small audiences on the smartest TVs. News ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर, लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर, वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब Laminates plywood wooden floors. Stay curious. ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर, लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर, वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? This is News 9 Live, India's only digital exclusive live stream. For the early adopters, bringing you the news 24/7. For the small audiences on the smartest TVs. News Guy, the banker to every Indian.
का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, फिक्र आपकी, परवाह देश की। Co-powered by Live Pure, crafted for your well-being. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। भारत से लेकर दुनिया जहान तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ भी लिया। तो शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। पहली खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में आज तख्ता पलट हो गया। आखिर पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली पीएम शेख हसीना को सत्ता से बेदखल क्यों होना पड़ा? क्या सिर्फ आरक्षण की आग ही इसकी एक बड़ी वजह है या ये आग चीन और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की गई है? आज बड़ा खुलासा करेंगे इस पर। वक्फ बोर्ड को लेकर देश की सियासत 2 दिन से गरमाई हुई है। ऐसा अनुमान है कि इसी मॉनसून सत्र में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर बिल लाकर कैंची चलाएगी। इस आशंका पर विपक्ष कितना बेचैन है और पॉलिटिकल पारा क्यों चढ़ा हुआ है, आगे बताएं। असम में हेमंत सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कड़ा एक्शन लेने वाली है। धोखे से दूसरे धर्म में शादी के खिलाफ हेमंत सरकार कानून लाने वाली है। और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अगर उन्होंने अपनी जमीन बेची तो भी सीधे सीएम से मंजूरी लेनी होगी। हेमंत के इस फैसले में बड़ी आग देखी जा रही है। इसके अलावा आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी की ऐसी कपकपी छूटी कि 6.5 घंटे में ही निवेशकों के 16 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार में इतनी बड़ी हलचल के 5 बड़े इंटरनेशनल कारण आपको बताएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और केजरीवाल को निचली अदालत में जाने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि गिरफ्तारी बिना किसी ठोस वजह के की गई है। केजरीवाल अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पश्चिमी एशिया में ईरान और इजरायल के बीच तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने G7 देशों को ईरान के इरादे बताए हैं। अमेरिका के पास ऐसे इनपुट्स हैं कि ईरान अगले कुछ घंटों के अंदर तेल अवीव पर हमला कर सकता है। ये जानकारी नेतन्याहू को भी है और खबरें हैं कि नेतन्याहू और इजरायल के टॉप लीडर्स सुरक्षा के लिए बंकर में जा चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जलते सुलगते बांग्लादेश के हालात पर फोकस करते हैं। ভাই ঠিক আছে আপনাদের ভবন আপনারা দেখেন। এই শাকিল ভাই নামবেন। আপনারা সবাই দয়া করে চলে যান। ধন্যবাদ। এইখানে যে দাঁড়ানোর জিনিস আছে आज शुरुआत करते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। बांग्लादेश में इसी साल जनवरी महीने में चुनाव हुए थे।
शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 300 में से अकेले 223 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। 2009 से लगातार चौथी बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन चुनाव नतीजों के ठीक 6 महीने के बाद आज वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। भारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि देश तक छोड़ना पड़ गया। नौबत यह थी कि शेख हसीना को वीडियो संदेश देने तक का मौका नहीं मिल पाया। भीड़ बाढ़ की तरह आई और हसीना की सत्ता को बहा कर ले गई। ने ही शरण दी थी। अब ठीक 49 साल के बाद इतिहास ने वहां खुद को दोहराया है। बीते 24 घंटे के दौरान हुई भारी हिंसा के बाद उग्र प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ दिया, सिर पर हथौड़े बरसाए, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को भी सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बांग्लादेश में मची उथल पुथल की हर तस्वीर, हर बड़ा अपडेट देने से पहले आपको शेख हसीना से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। दोपहर 2:30 बजे शेख हसीना को आर्मी का सेफ पैसेज लेकर आर्मी के ही हेलीकॉप्टर में ढाका छोड़ना पड़ा। इसके बाद उनके हेलीकॉप्टर ने भारत की ओर उड़ान भरी। कुछ वक्त बाद ही शेख हसीना के अगरतला में लैंडिंग की खबरें सामने आई। इसके बाद जानकारी आई कि शेख हसीना दिल्ली आएंगी। शाम 6 बजे उनके गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरने की खबरें सामने आईं। अभी वो वहीं पर हैं। इस बारे में हमारे पास सीधे हिंडन से बड़ी जानकारी है, वो हम आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ढाका में शांति लौटने तक दिल्ली में ही रुकेंगी? शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा? तो टीवी 9 को सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि शेख हसीना जानकारी है कि शेख हसीना से हुई बातचीत के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी जानकारी दे दी है। हिंडन से आगे उनके हेलीकॉप्टर की उड़ान किस दिशा की ओर होगी, ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी से। शेख हसीना हिंडन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहीं मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अंजू। अंजू, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि शेख हसीना अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। जब तक कि उनके आगे जाने का फैसला होता है कि वो आगे कहां जाएंगी, यहां रहेंगी, कितने समय तक रहेंगी, क्या इससे जुड़ी जानकारी मिल रही है? क्या वो हिंडन एयरबेस पर ही रहेंगी, क्या यहां से उन्हें मूव किया जाएगा? देखिए सुमेरा, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है इस वक्त, मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ इंडियन एयरबेस पे ही मौजूद हूँ और जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है कि अभी शेख हसीना यहीं रहेंगी। उनका जो एयरक्राफ्ट है जिसमें कि वो दिल्ली, जिसमें बंगाल के रास्ते होते आई हैं, उसको रिफ्यूल किया जा रहा है। उसको रिफ्यूल करने के बाद शेख हसीना हो सकता है यहाँ से सीधे लंदन रवाना हो सकती हैं। और जिस तरीके से उनकी मुलाकात अजीत डोभाल से हुई, करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है इंडियन एयरबेस का, ये बिल्कुल हाई जोन, एकदम अलर्ट पे हो चुका है। आसपास भी लोगों को ज़्यादा नज़दीक नहीं जाने दिया जा रहा है। इसकी पूरी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर आर्मी और एयरफोर्स के जो जवान हैं वो देख रहे हैं। वहीं दूसरी अगर हम बात करें शेख हसीना की, जिस तरीके से
भारत और बांग्लादेश के जिस तरह से रिश्ते हैं वो बिल्कुल सामरिक दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट कंट्री हो जाती है, क्योंकि वो बॉर्डर कंट्री है। तो ऐसे में भारत को ये भी देखना होगा कि भारत के जो रिश्ते बांग्लादेश के साथ हैं वो अच्छे बने रहे। तो ऐसे जी बिल्कुल अंजू, और अहम जानकारी आप दे रही हैं कि इस वक्त रिफ्यूलिंग की जा रही है जिस हेलीकॉप्टर से यहाँ तक पहुंची थी जो विमान है शेख हसीना का, और जानकारी ये भी मिल रही है कि रात 1 बजे वो रवाना भी हो सकती है लंदन के लिए, हालांकि अभी पुष्ट जानकारी नहीं है। इस बीच पीएम आवास पर सीसीएस की बड़ी बैठक हुई है। बांग्लादेश के हालात की यहां जानकारी दी गई प्रधानमंत्री को। पीएम को बांग्लादेश के हालात से सीसीएस के दौरान अपडेट किया गया है। बैठक में गृह मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री, एनएसए मौजूद रहे। बैठक में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, विदेश सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ भी शामिल थे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमोद राय जुड़ गए। अमोद, एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की है, उसके बाद ये अहम बैठक हुई है। प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के हालात के बारे में ब्रीफ किया गया है, इसके अलावा और क्या